अगर आप एलटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस चैनल पर आपको फिज़िक्स पढ़ाई जा रही है, वो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बिल्कुल स्टार्टिंग से, सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूनिट वाइज़ एंड टॉपिक वाइज़। देखिए, अभी भी कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि नोटिफ़िकेशन आएगा तो हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है? क्योंकि नोटिफ़िकेशन आने के बाद तो रिवीज़न होता है, आप डीपली स्टडी नहीं कर पाओगे। फिर आप ये सोचोगे कि आप क्या पढ़ें, क्या इम्पोर्टेंट पढ़ लें, ठीक है? फिर आप जाओगे वही कि कौन-सी यूनिट इम्पोर्टेंट है, पहले कौन-सी पढ़ें, मैथ्स में क्या इम्पोर्टेंट है, पहले क्या पढ़ें, ठीक है? तो अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो आपको नोटिफ़िकेशन आने का वेट नहीं करना चाहिए। नोटिफ़िकेशन आने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न कर पाओगे, इतनी डीपली स्टडी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो हमारा जो एम है वो ये है, मैं जो पर्सनली सोच रही हूँ, मेरा एम ये है कि वैकेंसीज़ आने से पहले-पहले आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो फिज़िक्स का है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ, ठीक है? तो हम यहाँ पर सिर्फ़ आपको फिज़िक्स नहीं पढ़ा रहे हैं कि बस फिज़िक्स पढ़ा दी, जैसे-तैसे आपको कंप्लीट करा दिया। हमारा एम है कि आप सिलेक्शन ले लो, ठीक है? आपका फिज़िक्स अच्छे से अच्छे कंप्लीट हो सके। अगर देखो, अगर आपका नोटिफ़िकेशन आने से पहले-पहले मोस्ट ऑफ द पार्ट्स फिज़िक्स का कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर हम जो बचेगा उसको प्रैक्टिस सेट में करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स में करेंगे। तो इसलिए मेरी राय यही है, अगर आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है, अगर आप अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हो, तो आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अब ना देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो फर्स्ट यूनिट जो हमारी मैकेनिक्स थी, उसका हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, वेक्टर एनालिसिस। उस पर हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और टॉपिक भी हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है ग्रेविटेशन। ये आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले ग्रेविटेशन पता होने से पहले, पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार पूरे यूनिवर्स में हमारे कितने फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ठीक है? तो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। हमारे यूनिवर्स में 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है, उनके बीच में लगता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हो, ठीक है? अब सपोज़ जैसे हम हैं और अर्थ है, हम अर्थ पर चल पा रहे हैं, है ना? हम सबको पता है कि अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है? तो क्या हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करते होंगे? बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि आखिरकार हम अर्थ पे चल रहे हैं, तो हम नीचे क्यों जा रहे हैं? अगर हम कुछ चीज़ ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो नीचे क्यों आ रही है? अर्थ भी तो ऊपर आ सकती है ना? तो कोई चीज़ हम फेंक रहे हैं, तो वापस नीचे आ रही है, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो हमें अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है ना? तो अब फोर्स तो हम ही लगा रहे हैं। तो होता क्या है कि हमें पता है कि जो मास है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, ठीक है? तो अब अर्थ का मास क्या है? अर्थ का मास बहुत कम है, सॉरी अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है ना? तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो कम है। और जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, तो उसका मास कैसा है? अर्थ के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा कम है। तो अब जब उसका मास बहुत ज़्यादा कम है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर गिर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अर्थ हम पर फ़ोर्स लगा रही है, हम भी अर्थ पर उतना ही फ़ोर्स लगा रहे हैं। बस डिफरेंस किसका है? मास का। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा लगता है कि हम अर्थ की तरफ खींचे जा रहे हैं, ठीक है? तो समझ में आया क्या होता है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है जिनके पास कुछ मास होगा। सेकंड फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल, है ना? जो यानी कि विद्युत आवेशी जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो बल कार्य करता है, जो फोर्स कार्य करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? अट्रैक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन है वो भी हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। थर्ड है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है? ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये हमारा काम करता है किसी भी एटम में, न्यूक्लियस को, ठीक है? जो न्यूक्लियस होता है उसको होल्ड करता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होता है, न्यूक्लियॉन्स कौन-कौन होता है? हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है? उनको आपस में बांध के रखता है कौन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब फोर्थ होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है? द फोर्स इन्वॉल्व इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस एंड रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है ना? यानी कि जो रेडियो एक्टिव डीके हैं उसमें हमारा यूज़ होता है कौन सा? वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है? तो अभी 4 टाइप के हमारे फोर्स होते हैं। अब इन फोर्स में से जो हमें आज पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीक फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन-सा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इनमें से कौन-सा वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है? तो इस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं, क्या है? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? ये सभी ने पढ़ रखा है, 11th का ये टॉपिक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमें पता है कोई भी 2 मासेस हैं, कोई भी 2 मास होंगे, है ना? तो अभी हमने पढ़ा इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी और दोनों ही एक-दूसरे पर क्या लगा रहे होंगे? फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है? ये मास 1 है और ये मास 2 है। दोनों मास इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसका क्या होता है? एवरी 2 ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स।
तो क्या होता है, ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो होंगे वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, और जब वो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और उनकी जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इस फोर्स को हम, वैसे आगे हमारी मैथमेटिकल फॉर्म है, क्या बनेगा, कह रहे हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों मासेस के प्रोडक्ट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जब हम इनको एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, m1 m2 अपॉन में आर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, ये हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अभी जो जो हमारे मासेस होते हैं दोनों एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाएंगे, सेम फोर्स लगाते हैं, जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्म होती है, अभी हमने पढ़ी, ठीक है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है वो क्या क्या है, वो जरा हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखो अभी हमारा जो फॉर्मूला आया ये था ना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो है हमारा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, ये जी हमारा क्या होता है, जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कैपिटल जी है ना ये हमारा इसकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स रहता है। तो जब ये फिक्स रहता है, चेंज नहीं होगा, ना ही हाइट पर चेंज होगा ना डेप्थ में चेंज होगा, तो हम इसको बोल देंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब इसकी हमें निकालनी है ऐसा यूनिट, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एग्जाम में पूछी जाती है ऐसा यूनिट। तो कैसे निकालेंगे, हम जी को इधर ही रखेंगे, ठीक है, एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। अब हमें पता है कि जो फोर्स है, फोर्स की क्या होती है, ऐसा यूनिट न्यूटन होती है ना। अब आर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और मास, मास होता है केजी में, तो ये बनेगा केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, तो ये होती है हमारी ऐसा यूनिट। ठीक है ना। अब न्यूटन की जगह पे कुछ और भी लिखा हो सकता है, देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है m इंटू ए। तो क्या होता है फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है हमारा केजी यानी कि m, ये होता है हमारा केजी। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो ये होता है हमारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम ये लिखें, अगर न्यूटन की जगह पे ये लिखें तो हमारा यूनिट क्या आएगी, केजी मीटर, ठीक है, सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा मीटर क्यूब और केजी माइनस 1 सेकंड माइनस 2। तो ये भी तो हमारा बन सकता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। F इज इक्वल टू एम ए होता है, एम होता है हमारा केजी, और ए क्या होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, तो यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हो गई हमारी यूनिट। अब इसमें डायमेंशन भी हमसे पूछी जाती है कि भाई डायमेंशन बताओ कि डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब हम सबको याद है फोर्स की डायमेंशन सभी को याद रहती है mlt माइनस 2। ठीक है, आर क्या होता है हमारा, तीन हमारे बेसिक होते हैं एम एल टी, तो आर होगा हमारा एल स्क्वायर और ये बन जाएगा हमारा एम स्क्वायर। ठीक है, अब एक एम से एम कट गया तो क्या बना, एल क्यूब। ठीक है, या एम पहले लिखते हैं हम एम एल टी में की फॉर्म में लिख देते हैं बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, और इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो ये हमारा आएगा एम माइनस 1 एल क्यूब और टी माइनस 2। तो ये होती है डायमेंशन। ठीक है, याद रखेंगे। तो हमने क्या किया, हम इसकी यूनिट याद रखेंगे, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, मोस्टली यही हमें देखने के लिए मिलती है, और फिर भी इस फॉर्म में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें दिखाई दे सकती है। ठीक है, फिर आ गई हमारी क्या, यहाँ पे आ गई हमारी डायमेंशन। ठीक है भाई, तो मैथमेटिकल फॉर्म हमें समझ में आ गई, हमने फिर पढ़ लिया कि ऐसा यूनिट क्या होती है, और यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होता है, m-1 l3 t-2। अब इसकी जो वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और इसकी फिर यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। अब नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा कैसा होगा, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। सेंट्रल फोर्स है, तो कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है, सेंट्रल या नॉन सेंट्रल। तो कैसा फोर्स होता है, ये सेंट्रल फोर्स होता है। थर्ड है लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज के लिए भी ये काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लो, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लो।
क्योंकि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r², है ना। तो लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो क्या बोलेंगे हम, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्थ है कंजर्वेटिव, कैसा है ये, कंजर्वेटिव है। तो दोनों ये सारे के पास सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेंगे कि बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, तो ऑलवेज अट्रैक्टिव है, सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। और आपको पता है आजकल कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन देता है ना, उन 4 में से पूछते हैं आपसे कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। और आजकल तो ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि 3 सही है, चारों में से 3 सही है, 2 सही है, 1 सही है, या चारों के चारों सही है। तो वो आप क्वेश्चन सही कर पाओगे जब आपको डीपी चीजों का पता होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, यहाँ पे आ गया, ये हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, अब हमने पढ़ा था कि ये हमारे दो मासेस हैं, ये m1 है और ये m2 है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस है r। अब ये जो m1 है इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा होगा। आप देखो ध्यान से, इस 1 पर 2 की वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक है, और 2 पर 1 की वजह से फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो दोनों दोनों फोर्सेस हमें पता है कि सेम सेम फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखिए डायरेक्शन की बात करें, तो आप खुद बताओ, ये हमारा F12 है और ये हमारा F21 है ना। तो अब दोनों की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट, तो हम लिखेंगे F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये होगी डायरेक्शन। अब छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इससे, जैसे यहाँ लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज एफ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज के बीच में वो एफ है। इफ द मास ऑफ ईच बॉडी इज डबल, अगर हम क्या कर दें, जो मास है दोनों के, इफ द मास ऑफ ईच बॉडी, दोनों की जो बॉडी है उन दोनों के मास को तो हम कर दें डबल, है ना। एंड डिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज, और डिस्टेंस में कोई भी चेंज ना करें, तो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, तो जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला उसने कि अगर हम क्या कर दें, मासेस को डबल कर दें और डिस्टेंस को चेंज ना करें। तो देखो कह रहा है कि मासेस डबल कर दो, यानी कि m1 को भी 2m कर दो, है ना, और m2 को भी कितना कर दो, 2m1 2m2, डबल कर दिया। कह रहे हैं कि जो रेडियस है ना, उस अगर जो न्यू रेडियस होगी उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, रेडियस में कोई भी मतलब सॉरी डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना। तो हमारे पास फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारे पास g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। अब हमें न्यू फोर्स निकालना है। अब न्यू फोर्स के लिए क्या क्या चेंजेस दिए उसने, उसने बोला कि 2m1, ये मास को, फर्स्ट मास को भी डबल कर दो, सेकंड को भी डबल कर दो, और डिस्टेंस में नो चेंज। तो ये कितना आ जाएगा, 4g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो एफ डैश इज इक्वल टू 4 इंटू, अब ये देखो ये वाला हमारा क्या बन गया, ये वाली वैल्यू तो हमारी किसकी थी, एफ की थी, तो ये आ जाएगा 4f। तो न्यू यानी कि जो न्यू फोर्स आएगा 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा जो हमारा फर्स्ट वाला फोर्स था। तो कितना आंसर आएगा इसका आंसर आ जाएगा हमारा D4f, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे इसका। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज रिड्यूस टू हाफ, जो डिस्टेंस है उसको क्या कर देंगे हम, हाफ कर देंगे, एंड मास इज डबल, और मास इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, देन न्यू फोर्स विल बी, तब बताएंगे कि नया फोर्स क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या बोला उसने कि डिस्टेंस को कर दो, सॉरी, आप डिस्टेंस को तो रिड्यूस कर दो हाफ और मासेस को कर दो डबल। तो कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है, जो न्यू डिस्टेंस होगी उसको तो हाफ कर दो और मासेस डबल कर दो दोनों, 2m1 कर देंगे, और m2 भी हमारा नेक्स्ट मासेस क्या आ जाएगा, ये भी हमारा 2m2 आ जाएगा। तो अब फर्स्ट फोर्स तो हमें पता है, ओरिजिनल तो हमारा होता है gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब जब हम न्यू फोर्स निकालेंगे f डैश, तो g m1 की जगह पर भी 2m1 और m2 की जगह पर भी 2m2, और रेडियस को क्या कर दो, हाफ कर दो, तो r अपॉन 2 का होल स्क्वायर हम कर देंगे। तो ये 4 बाहर आ जाएगा, 4g m1 m2 अपॉन में कितना बनेगा, r स्क्वायर अपॉन में 4। अब तो ये वाला 4 है, ये तो ऊपर चला जाएगा, तो 4 4 जा 16, तो 16g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब देखो ये पूरा क्या बन गया, ये हमारा f बन गया। तो जो न्यू फोर्स होगा वो हमारे पहले वाले फोर्स का क्या हो जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आप बताएंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है और क्या आपका आंसर नहीं आ रहा है। देखो मैं यही बोलूंगी दोबारा से, अगर आप अपनी सीरियसली पढ़ाई करनी है ना, तो आप डेली देखो, हम कितनी मिनट की वीडियो डालते हैं डेली, 15 से 20 मिनट की वीडियो या 25 मिनट की मैक्सिमम। तो अगर आप डेली डेली वीडियो को देखते रहोगे ना, तो आपके अच्छे खासे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपकी अच्छी प्रिपरेशन भी होती चली जाएगी, और हम साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते ही हैं, है ना। तो साथ साथ अगर सिलेबस आप करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम पीवाईक्यूज करेंगे, हम प्रैक्टिस ऐड करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। देखो बाकी आप सब समझदार हैं, आपको पता है कि आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, और कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि क्या फर्क पड़ेगा एल्टीट्यूड पर जाने पर, डेप्थ में जाने पर, सेंटर पर, ठीक है। कल हम इस तरह के ये वाले वो करेंगे, टॉपिक करेंगे।
क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज डबल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी बिकम। अब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, हमने 2 क्वेश्चन इस पर बेस्ड कर लिए हैं। और कुछ एस्पिरेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि मतलब नोट्स के लिए भी बोल रहे हैं कि हमें ना हिंदी मतलब इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी में भी प्रोवाइड कराइए। तो देखो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नोट्स प्रोवाइड करा सकें आप लोगों को, ठीक है? नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन गोज़ टू द सेंटर ऑफ अर्थ बाय डिगिंग अ वेल, देन द वेट ऑफ द पर्सन। कि अगर कोई आदमी कुआँ खोदकर कहाँ चला गया? पृथ्वी के सेंटर पर, अर्थ के सेंटर पर चला जाए, तो उसके वेट में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, हमारे पास 2 चीज़ होती हैं, एक होता है मास और एक होता है वेट। तो आप सभी को पता है कि मास जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता। हमारा जो मास है वो कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। लेकिन जो वेट होता है ना, वेट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? m/g, है ना? तो जो वेट है वो इस g की वज़ह से क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। और मास कैसा रहता है? मास होता है फिक्स। ये बेसिक क्वेश्चन थे, इसे मैंने डाल दिए। मैंने कहा इसके लिए कोई टॉपिक अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी को पता है। मास फिक्स होता है और वेट हमारा चेंज होता रहता है। तो वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक गड्ढा खोद रहे हैं अर्थ में नीचे, मतलब पृथ्वी पे, और उस गड्ढे में नीचे जा रहे हैं। तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसके वेट पर? Will increase continuously, will decrease continuously and become zero, will remain unchanged, will first decreases and then increases। देखो वैसे तो कल हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट फिर भी सबको पता है कि जब हम क्या करते हैं, हम डेप्थ में जा रहे होते हैं, तो जो जी है वो जी की वैल्यू कम होती जाती है ना? और अर्थ के सेंटर पर क्या हो जाती है? सेंटर पर जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब पहले वो डिक्रीज होगी, फिर वो जीरो हो जाएगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? विल डिक्रीज कंटिन्यूअसली एंड बिकम जीरो, ठीक है? फिर भी कोई डाउट है तो कल हम टॉपिक ये पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं है। If the radius of Earth become half but the mass remain the same, then the value of new value of g। ये क्वेश्चन हम कल करेंगे क्योंकि कल हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। Consider the following statement: the mass of an object always remain constant whether it is on Earth or on the moon। कह रहे हैं कि जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप अर्थ पर हो चाहे आप चांद पर चले जाओ। नेक्स्ट सेकंड है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंगली टू द प्लेस टू द प्लेस। कह रहे हैं जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। फिर थर्ड है, मास इज वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल वेट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है। नॉट करेक्ट पूछा, जो नॉट करेक्ट है वही हमारा आंसर होगा। तो देखो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये बिल्कुल सही बात है। आप कहीं भी चले जाओ, मास आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? सेकंड है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज। अब बिल्कुल सही बात है, ये हमारा जो वेट है वो चेंज होता रहता है। मास इज वेक्टर क्वांटिटी एंड वेट इज स्केलर क्वांटिटी, ये गलत है। मास तो हमारा स्केलर है ना, डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी ना है। और जो वेट है, वेट हमारा कैसा है? वेट हमारा डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम अर्थ से ऊपर जा रहे हैं तो चेंज अलग हो रहा है, उसमें नीचे जा रहे हैं तो चेंज हो रहा है। तो जो वेट है वो हमारा कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब 3 हमारा गलत है, तो इसका मतलब यही हमारा सही है। तो ओनली 3 में हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस मूव अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस आर। कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है और 2 पार्टिकल हैं, ये इसके अराउंड घूम रहे हैं ऐसे। और एंड जिसकी रेडियस है वो आर है, ये रेडियस आर है और ये भी रेडियस कितनी होगी भैया? तो रेडियस आर है। इसका मतलब दोनों पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2r। तो अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज v। तो हमसे पूछा है कि जो इनके बीच की स्पीड है ना, वो हर पार्टिकल की कितनी होगी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी प्रीवियस ईयर में किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास सर्कल बोल रखा है और ये 2 पार्टिकल बोल रहा है और बोल रहे हैं कि ये ऐसे घूम रहे हैं दोनों, और जो सेंटर से डिस्टेंस है r है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2r। अब ये m1 है और ये m2 है, दोनों पार्टिकल है। देखो कुछ और बोला है क्या? सेम है क्या? इक्वल मासेस बोला है ना, इक्वल मासेस बोला है। तो अगर इक्वल मासेस बोला है तो हम m1 को भी m मान लेंगे और M2 भी M होता है। अब एक बात ध्यान से समझेंगे, ये हमें पता है, ये हमने उसमें पढ़ा था कि जैसे जब इलेक्ट्रॉन घूमता था, है ना? तो इलेक्ट्रॉन जब घूमता था तो हम बोलते थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसको, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो कि उसको क्या कर सके, उसको बैलेंस कर सके, स्टेबल कर सके, है ना? तो एक यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक यहाँ पर हमारा फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि 2 पार्टिकल हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, 2 मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा हमारा, क्या था फॉर्मूला? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो दोनों मासेस m1 m है हमारे, तो m इंटू m अपॉन r स्क्वायर। अब इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, जो कि होता है mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है? अब एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचा gm अपॉन r और इज इक्वल टू कितना? v स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो v हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट में gm अपॉन r। ये हमारी हो जाएगी वेलोसिटी। क्या ऑप्शन में कहीं कोई ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? अच्छा, एक चीज हमने गलत रख दी, हमारी डिस्टेंस कितनी थी? दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर देखो 2r स्क्वायर थी, है ना? तो ये हमसे गलती हो गई है, तो 2r स्क्वायर थी ये, और ये हम कैपिटल R ही मान लेते हैं इसको, ठीक है? जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? उसने हमसे बोला था कि 2r। तो ये हो जाएगा हमारा जी एम
अपॉन में 4r², v² अपॉन r, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो v² इज इक्वल टू हमारा कितना बचा, gm अपॉन में 4r। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करेंगे हम, gm अपॉन में 4r। अब 4r से क्या बाहर निकलेगा 2, तो 1/2 अंडर रूट gm अपॉन r। तो देखते हैं कि क्या ऐसा ऑप्शन कोई सा है हमारे पास, 1/2 gm अपॉन r, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल G सडनली बिकम्स 0, देन अगर स्मॉल कैपिटल G की वैल्यू एकदम से 0 हो जाए तो क्या होगा, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल रिमेन अनचेंज्ड, all objects will become weightless and planets will wander from their orbits, only the moon will be affected, the rotation of the earth will be stopped। तो एक बात ध्यान से समझेंगे, अगर कैपिटल G की वैल्यू एकदम से 0 हो जाएगी तो क्या होगा, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे ना सभी वेटलेस हो जाएंगे, और जितने भी ऑर्बिट है ना वो जितने भी प्लैनेट्स है ना वो अपनी अपनी ऑर्बिट से क्या होंगे, भटक जाएंगे। तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। देखो, डायमेंशन ऑफ G m-1 L³ T-2 बिल्कुल करेक्ट है, अभी अभी हमने निकाली। G क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन की भी क्या होती है, Lt-2, तो G की भी तो ये होती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी Lt-2, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, आपसे कुछ भी कोई भी एनर्जी पूछी हो, यहाँ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछी है जो कि अभी हमने पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, बट फिर भी कोई भी एनर्जी होगी ना, कोई भी एनर्जी, तो हर एनर्जी की सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, ml² T-2, किसी भी एनर्जी के लिए, है ना, ये हमारी हीट की भी यही होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। अभी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स नॉट रिपल्सिव। कह रहे हैं कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो हमें पता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, अभी पीछे हमने पढ़ा जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो करेक्ट बात है। द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनफाइनाइट, द ग्रेविटेशनल फोर्सेज डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज। नहीं भाई, देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होते हैं ना, वो बॉडीज पर, जो बॉडीज होती है ना, मतलब जो हमारे वो मासेस होते हैं, उनके बीच में जो मीडियम होता है ना उस पर डिपेंड नहीं करते, तो बिल्कुल गलत गलत बात है। ठीक है, द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनफाइनाइट, हाँ बिल्कुल ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे होंगे इसमें क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम कल का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम कल वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स वाला था ये कंप्लीट हो गया, कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस करे हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं ये किसी ना किसी स्टेट में, किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगी वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, ठीक है, ऐसे ही अपने आप से कोई क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगी। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए अगर समझ में आ रहा है आपको, अगर हमारी मेहनत आपको कामयाब लग रही है या हमारी मेहनत आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल हो रही है, तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।